नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर जल्दी जल्दी में पलट दिए जाते हैं। बात करेंगे नंद वंश की। ये कहानी उस समय की है जब भारत का राजनीतिक नक्शा आकार ले रहा था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मगध की धरती से एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने पहली बार एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यह नंद वंश था। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर मौर्य साम्राज्य पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन नंद वंश को बस एक छोटी सी कड़ी डीढ़ी मानकर छोटी डीश देते हैं। यही गलती है। नंद वंश सिर्फ एक कड़ी नहीं, बल्कि वह मजबूत पुल था जिस पर चलकर मौर्य साम्राज्य ने अपनी भव्य इमारत खड़ी की। नंदों ने ही पहली बार यह दिखाया कि एक केंद्रीकृत प्रशासन कर वसूलने की प्रणालियों और सैन्य संगठन के दम पर छोटे छोटे महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। आज 20 अक्टूबर 2025 को जब हम राष्ट्र निर्माण और केंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। नंदों का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। नंद वंश का उदय किसी शांत सुबह की तरह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक तूफान की तरह हुआ था। मगध, जो पहले से ही हर्यंक वंश के तहत एक शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था, शिशुनाग वंश के तहत भी मजबूत दर्जा था, अब एक साम्राज्य बनने की दहलीज पर खड़ा था। इसी पृष्ठभूमि में महापद्म नंद ने सत्ता संभाली। उन्हें भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। पुराणों में उन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। पुराणों में उन्हें एकराट कहा गया है। यह उपाधियां बताती हैं कि उन्होंने अपने समकालीन कई राजवंशों को पराजित किया। इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, उनका उदय सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का प्रतीक था, क्योंकि माना जाता है कि वे तथाकथित निम्न कुल से आते थे, जिसने तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती दी। महापद्म नंद ने सिर्फ तलवार के दम पर ही साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। उन्होंने गंगा के उपजाऊ मैदान पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। नदियों के माध्यम से होने वाले व्यापार मार्गों पर कब्जा करके उन्होंने राज्य की आय को कई गुना बढ़ा दिया। उनका साम्राज्य फैला हिमालय की तलहटी, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में पंजाब। एक साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे चलाना भी पड़ता है। नंद शासकों ने इस बात को बखूबी समझा था। उनकी सफलता का एक बड़ा राज उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा है। उन्होंने एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। पहले के राजा सामंतों या स्थानीय सरदारों के माध्यम से शासन करते थे, लेकिन नंदों ने सीधे अपने अधिकारियों के जरिए शासन चलाना शुरू किया। इससे केंद्र का नियंत्रण मजबूत हुआ और राजस्व की चोरी रुकी। कर प्रणाली उनकी प्रशासन की रीढ़ थी। उन्होंने कृषि पर नियमित और व्यवस्थित कर लगाया। इसके अलावा व्यापार से होने वाली आय पर भी राज्य का कड़ा नियंत्रण था। खदानों से होने वाली आय पर भी सख्त निगरानी थी। जंगलों से होने वाली आय पर भी राज्य का कड़ा नियंत्रण था। कहा जाता है कि उनकी कर वसूलने की नीतियां इतनी कठोर थीं कि आम जनता परेशान रहने लगी थी, लेकिन इन्हीं नीतियों ने नंदों के खजाने को भर दिया था। इस विशाल प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल और अनुशासित सेना जरूरी थी। नंदों की सैन्य शक्ति प्राचीन भारत में एक मिसाल थी। यूनानी स्रोतों में उनकी सेना का विवरण मिलता है। वह किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी था। उनकी सेना 4 भागों में बंटी थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना। सेक्शन 4, इकोनॉमिक फाउंडेशंस एंड सोसाइटल फैब्रिक। किसी भी साम्राज्य की शक्ति उसके खजाने में होती है, और नंदों का खजाना लबालब भरा हुआ था। इसकी वजह थी उनकी मजबूत आर्थिक नीतियां और उस समय की अनुकूल परिस्थितियां। नंद साम्राज्य का हृदय गंगा का मैदान था, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। लोहे के उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि का विस्तार करना आसान बना दिया था। इससे कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। चावल, गेहूं, जौ। नंद शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया, जिसके प्रमाण मिलते हैं। कलिंग, आधुनिक ओडिशा में महापद्म नंद द्वारा एक नहर खुदवाए जाने का उल्लेख
हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन न केवल विशाल आबादी और सेना का पेट भरने के लिए काफी था, बल्कि इसमें एक बड़े अधिशेष का जन्म हुआ, जिस पर कर लगाकर राज्य अपनी आय बढ़ाता था। कृषि के साथ साथ नंद काल में व्यापार और शहरीकरण को भी बहुत बढ़ावा मिला। पाटलिपुत्र, जो उनकी राजधानी थी, न केवल एक प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि व्यापार का भी केंद्र बन गया था। गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम और जलमार्गों से यह पूरे उत्तर भारत से जुड़ा था। इस काल में सिक्कों का प्रचलन, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, बहुत बढ़ गया था। इन सिक्कों ने व्यापार को आसान बना दिया। वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी, यहाँ कारीगर और व्यापारी अपने अपने संघों या श्रेणियों में संगठित थे। सेक्शन 5, द इनेविटेबल डिक्लाइन, सीड्स ऑफ डिस्कंटेंट एंड द राइज ऑफ अ न्यू पावर। हर साम्राज्य के पतन की कहानी उसके उत्कर्ष के दिनों में ही लिखी जाने लगती है। नंद वंश के साथ भी यही हुआ। उनकी शक्ति का स्रोत यानी केंद्रीकृत सत्ता और अपार धन ही उनके विनाश का कारण बना। पहला और सबसे बड़ा कारण था जनता में बढ़ता हुआ असंतोष। नंद शासकों, विशेष रूप से अंतिम शासक धनानंद को उनकी लोभी और अत्याचारी छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने जनता पर भारी कर लगाए। कर वसूली के लिए अधिकारियों द्वारा की जाने वाली सख्ती ने लोगों को साम्राज्य से विमुख कर दिया। एक शासक जब अपनी प्रजा से कट जाता है और उसे केवल राजस्व का स्रोत समझने लगता है, तो उसकी सत्ता की नींव खोखली हो जाती है। धनानंद के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह अपनी प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय था और लोग उससे मुक्ति पाने का अवसर ढूंढ रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना थी। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद नंदों का शासन पूरी तरह से स्थिर नहीं था। दूर दराज के प्रांतों में स्थानीय क्षत्रप या गवर्नर हमेशा विद्रोह के लिए तैयार रहते थे। नंदों के तथाकथित निम्न कुल से होने के कारण समाज का अभिजात्य वर्ग, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाए थे। वे हमेशा नंद सत्ता को उखाड़ दांत फेंकने की ताक में रहते थे। इसी असंतोष का फायदा चाणक्य ने उठाया। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और तक्षशिला के विद्वान थे। कहा जाता है कि धनानंद ने उनका अपमान किया था, जिसके बाद उन्होंने नंद वंश को जड़ीडीडीएच से उखाड़ दांत फेंकने की प्रतिज्ञा ली। सेक्शन 6, लेगेसी एंड कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ द नंदास। नंद वंश का शासन काल भले ही एक सदी से भी कम रहा हो, लेकिन भारतीय इतिहास पर इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी है। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत की पहली साम्राज्यवादी शक्ति की नींव रखना था। उनसे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। नंदों ने पहली बार इन राजनीतिक इकाइयों को जीतकर एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की एक संकल्पना पेश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे आगे बढ़ाया। अशोक ने इसे चरम पर पहुंचाया। यूपीएससी के लिए यह समझना जरूरी है, मौर्य उदय किसी शून्य में नहीं हुआ था। उसकी प्रशासनिक और सैन्य नींव नंदों ने तैयार की थी। नंदों की दूसरी विरासत प्रशासनिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली, उन्होंने एक कुशल नौकरशाही का विकास किया, कर संग्रह को व्यवस्थित किया और एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली को बढ़ावा दिया। सैन्य संगठन के क्षेत्र में भी नंदों का योगदान उल्लेखनीय है। इसी विशाल सेना के डर से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर गई। यह न केवल भारत को यूनानी आक्रमण से बचाने जैसा था, बल्कि इसने भारतीय शासकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। सेक्शन 7, रेफरेंसेस एंड इमेज सजेस्शन। इस विषय पर और गहराई से अध्ययन करने के लिए यूपीएससी के छात्रों को कुछ प्रामाणिक स्रोतों का संदर्भ लेना चाहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास पर लिखी गई मानक पुस्तकें इस संदर्भ में बहुत उपयोगी हैं। रोमिला थपार, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 1। रोमिला थपार, अर्ली इंडिया, फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 1300, R.S. शर्मा, इंडियाज एंशिएंट पास्ट पुराण। बौद्ध ग्रंथ, महाबोधिवंश। जैन ग्रंथ, परिशिष्ट पर्वन। यूनानी और रोमन लेखक, कर्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क। छवि सुझाव, एक सरलीकृत नक्शा, नंद मौर्य काल का पंचमार्क सिक्का।